मैं ठहरा रहा मुकम्मल नॉवल हुमा कुरैशी। शहर को काली घटाओं और पानी से भीगे रुई के सियाह बादलों ने अपनी छाँव में ढाक रखा था। शाम से ही मौसम अबर आलूद था। आकाश पर सुर्खी माइली रात की चादर फैलते ही सरजमीन पर बारह छम-छम बरसने लगा था। तेज हवाओं के झक्कड़ों के बाइस सर्द रात मजीद यकबस्ता हो गई थी। ऐसे में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अपना सर थामे बैठा शख्स किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर खामोश था। कुछ देर कबल ही नर्स दो खूबसूरत सी जुड़वा बच्चियों को इसकी गोद में डालकर गई थी, जो कुछ वक्त पहले ही इसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी। मगर कानों में बाज गश्त करते डॉक्टर के कुछ लम्हे कब्ल के लफ्जों ने इसकी जहनी सलाहियतों को मफलूज करके रख दिया था। सॉरी, आपका बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये वो अल्फाज थे जो इसे एक नन्ही फूल जैसी नाजुक गुड़ियों को भी गोद में उठा लेने के बावजूद खुश नहीं होने दे रहे थे। ताबी मुझे जुड़वा बच्चियों का इतना शौक है ना कि बस। कानों में इस दिलरुबा की शौक सी आवाज गूंज गई थी। बच्चियां बिल्कुल अपने बाप की कॉपी थी। वह आंसुओं से लबरेज आंखों से मुस्कुराया था जब इनमें से एक बच्ची ने छोटी सी आंख खोली थी। और बस यही वो लम्हा था जब इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई थी। मासूम गुड़िया की आंखों का सब रंग उर्वा की दिलकश आंखों का अक्स था। ताबिश, वो चौंक कर मुतवज्जा हुआ। आंखों में ठहरा पानी इसके गम का गवाह था। जी, बच्चियों की नानी जान को करीब देख वो आंखें पहुंच गया था। ताबिश, मेरी बेटी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। वो नासमझी से इन्हें देखे गया था। क्या मतलब आंटी? बेटा नहीं रहा तो क्या हुआ? अल्लाह ने दो बेटियां तो दी है ना। इसके नाफहम तासुरात देख वो मजीद गोया हुई थी। ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं और बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। अल्लाह की अमानत थी, इसने वापस ले ली। इसका दिमाग इसकी बात की गहराई समझने से कासिर था। इससे पहले कि वो होश में आ जाए, बच्चे की तदफीन का इंतजाम करो। मैं अपनी बच्ची को दुख मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतना बोलकर वो फपक फपक कर रो पड़ी थी, जबकि वो सर पड़ते हाथों में अपनी मोहब्बत की निशानियों को लिए बैठा दुनिया का सबसे बदनसीब मर्द साबित हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आई रियली रियली लव हिम। वो अपने बाप को जाबिर बना देख आंसुओं से रोती पैरों में आ बैठी थी। जब मैंने एक बार कह दिया बेटे कि ये शादी नहीं हो सकती, तो बार बार एक ही बहस में वक्त क्यों जाया कर रही हो? वो अपनी नाजुक वाली बेटी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, मगर वो जो चाह रही थी ऐसा मुमकिन नहीं था। बाबा प्लीज, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ ताबी से। वो मुसलसल हिचकियां भर रही थी। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेरा बच्चा। वैसे भी हम आपको बहुत अरसा पहले ही अपने दोस्त के बेटे के साथ मंसूब कर चुके हैं। इस इंकिशाफ पर वो अपने बाप को बेयकीनी से देखती रह गई थी। बाबा, अल्फाज थे कि गले में ही अटक गए थे। बेटे, हम आपके बाप हैं। हम कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। और आप क्यों चाहती हैं कि आपके बाप का सर शर्म से हमेशा के लिए झुक जाए? इन्हें फौरी अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ था। हम ऐसा कभी नहीं चाहते बाबा, मगर हम इसके बगैर नहीं जी सकेंगे। वो एक बार फिर इल्तिजाइया लहजे में बोली। बस, ये हमारा आखिरी फैसला है। वो हतमी अंदाज में बोलते रुख फेर गए थे। बाबा, एक आखिरी इल्तिजा थी जिसे वो नजरअंदाज करते वहां से चले गए थे, जबकि वो कितनी ही देर बेयकीनी की सी कैफियत में घिरी बैठी रही थी। कराची शहर की बुलंदो बाला इमारतों के दरमियान में बनी 20 मंजिला शीशे की चमचमाती हाशमी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इमारत आज सूरज की तेज किरणें पड़ी तो मजीद चमचमा उठी थी। ब्लैक थ्री पीस में सूट में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी सजाए, बालों की आड़ी मांग निकाल कर तरतीब से बाल संवार रखे थे। लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर पर पहुंचता वो जैसे जैसे अपने ऑफिस की जानिब बढ़ रहा था, सभी इसे सुबह का सलाम पेश करते जा रहे थे, जबकि वो खासी देरी से खुद पर ज़ब्त किए हद दर्जा इश्तियाल दबाए बैठी थी। इसे देख एक झटके से अपनी नशित छोड़ती वो इसके पीछे गई थी। गुस्से से लाल भभू का चेहरा लिए फूले तनफ्फुस से कदम उठाती वो महाजबीन हद दर्जा इश्तियाल के आलम में एक झटके से ऑफिस डोर धकेलती हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते मालिक की डेस्क के सामने आ खड़ी हुई थी। गुस्से की तमाज़त से चेहरा लाल अंगारी, जबकि वो इसे देख मुस्कुरा अपना कोट स्टैंड पर डालता एक गहरी सांस भर अपने चेयर पर बरजमान हुआ था। आखिर आप खुद को समझते क्या हैं मिस्टर? चेहरे के गिर्द बने पिंक दुपट्टे के हाले में दमकती गंदमी रंगत में सुर्खियां सी घुल गई थी। नाक के नथने फुलाए वो सीधा इसके दिल में उतर रही थी। मतलब चेयर से पुश दबाए बैठे ताबिश की आंखों में शरारत वाज़ेह थी।
मतलब ये मिस्टर ताबिश हाशमी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? सीने पर बाजू लपेटे वो तनफ्फुर से फनकारी मुकाबिल ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट ज़ब्त थी जिसका अंदाज अव्वल रोज़ जैसा दबंग था। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप मेरे ऑफिस में बड़ी दीदा दिलेरी से आकर सवाल कर रही हैं। हाथों की उंगलियां बाहम आपस में फंसाए वो जरा आगे को होता शोखी से बोला, देखिए सर, मुझे शादी-ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप इस तरह की चीप हरकतें करेंगे तो माज़रत के साथ मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। वो निहायत ही तेज़ लहजे में डेस्क पर दोनों हाथ जमा दी दुरुस्तगी से बोली, क्यों मिस दुरेशहवार? आखिर ऐसी भी क्या खराबी है मुझ में जो आप मुसलसल इनकारी हैं? ताबिश ने संजीदगी से माथे पर बल डाले इसे घूरकर सवाल किया। आप में कोई खराबी नहीं, बल्कि आपको तो मुझसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मिल सकती हैं। तो फिर मैं ही क्यों? वो ज़िद हो गई थी, जबकि इसकी आँखों का सख्त तासुर पड़कर खुद ही नज़रें चुरा गई। दुर्र-शहवार बैठें प्लीज़। वो यूँ ही नज़रें फेर कर खड़ी रही थी। दुर्र-शहवार बैठ जाओ। ताबिश ने सख्ती के बावजूद आसानियत से काम लिया, वो भी चारों न चार गुस्से से घूरती नशित सँभाल गई थी। अब बोलें कि आखिर मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? वो चेयर छोड़कर उठकर इसके नज़दीक आता तहम्मुल मिज़ाजी से बोला, जो जज़ब-सी फरार होने की राहें तलाश करने लगी थी। ताबिश प्लीज़, वहीं रुक जाओ। वो नागवार लहज़े में बोली थी जो 2 कदमों की दूरी पर ठहर गया था। ओके, तो तुम बताओ यार आखिर मसला क्या है? ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें अव्वल दिन से पसंद करता हूँ। मगर इसके बावजूद फ़ज़ूल से इनकार की वजह जान सकता हूँ। ताबिश टेबल के दूसरे कोने से टेक लगाए नासमझी से सवालिया अंदाज़ में बोला। दुर्र-शहवार ने बेसाख्ता लब कुचले थे। क्या तुम वाक़ई लाइल्म हो ताबिश? वो आँखों में बेपनाह शिकवे समोकर बोली थी जो सपाट तासुरात सजाए खड़ा था। मुझे कुछ नहीं मालूम दुर्र-शहवार, तुम बताओगी तो ही पता चलेगा। वो बहुत सफाकियत से बोला था जिसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई थी। बस मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ताबिश आपके पास ये जॉब करना मजबूरी है मेरी। सो प्लीज़ मुझे बख्श दें आप। ताबिश इसकी एक ही गर्दान पर ज़िच हो गया था जो चेहरे का रुख फेरती दाँत किचकिचा कर बोली थी। दुर्र शहवार, समझती क्यों नहीं हो यार? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, सो प्लीज़ मेरी मोहब्बत का मज़ीद तमाशा बनाना बंद कर दो। वो इसकी आँखों में उभरती नागवारी को नज़रअंदाज किए चेयर घसीट कर निहायत ही करीब आ चुका था। ताबिश माज़ी में जिस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना मैं और तुम कर चुके हैं, इसके बाद की मोहब्बत फ़िज़ूल है। ताबिश ने एक ताज्जुब भरी साँस फिज़ा के सुपुर्द की थी। तुम कम से कम मेरी मोहब्बत को फ़ज़ूल नहीं कह सकती। वो करीब होता सख्ती से बोला, वो पत्थर बनी खामोश बैठी रही थी। आप बस मेरा पीछा छोड़ दें, बिलाकर वो हाथ जोड़ गई थी। ओह प्लीज़! आइंदा मेरे घर रिश्ता भेजने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में निशित छोड़कर खड़ी होती वो दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकल गई थी, जबकि पीछे बैठा ताबिश कितनी ही देर खामोश बैठा रह गया था। शहर की भागती-दौड़ती ज़िंदगी में अपनी मुश्किलात से अकेले लड़ना बड़ा ही कठिन मरहला होता है। मगर जब हर जगह, हर जानिब सिर्फ़ अंधेरा ही अंधेरा आपका मुंतज़िर हो, तो आप अपनी हिम्मत आपको ही बनना पड़ता है। शाम के 5:25 पर हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इमारत से बाहर निकलती वो चंद कदम पैदल चल अब बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। जबकि चिलचिलाती हुई धूप में पसीने से शराबोर वजूद लिए थकन के बाद कितनी ही बार लड़खड़ा चुकी थी, मगर अभी हिम्मत नहीं हारनी थी। दूर से करीब आती बस को देख वो तेज़ कदम उठाती जल्दी से बस में चढ़ गई थी, जबकि ड्राइवर ने कई मुसाफिरीन की हमराही में एक बार फिर सफ़र तय करना शुरू कर दिया था। जबकि ना मिलने के बाइस बस हैंडल झटके खाती, बस में बामुश्किल खुद को सँभाले हुई थी, दिमाग मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। स्टॉप आते ही सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वो अपने घर तक का फासला पैदल तय कर गई थी। घर के ऐन सामने आकर ठहरी थी। गर्मी की तमाज़त से चेहरा सुर्ख हो गया था। वो अपनी ही सोचों में गुम दरवाजे पर खड़ी बैल पर बैल दिए जा रही थी कि बेसाख्ता ही नज़र गेट के साथ खड़ी डबल केबिन पर पड़ी। वो अभी कुछ समझती कि जभी किसी ने दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम बाजी, जल्दी आ जाएँ, बड़ी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। वो उलझे-उलझे तासुरात से हैरत में डूबी अभी कुछ पूछने ही लगी थी कि केयर टेकर की आवाज़ पर बाकी के अल्फाज़ मुँह में ही कहीं गुम हो गए थे। क्या हुआ मामा को? हवास बाख्तगी के आलम में वो घबरा कर अंदर की जानिब भागी। घर के छोटे से मेहमान खाने में दाखिल होते ही नज़र सोफ़े पर करफुल ज़ेबर जवान ताबिश पर गई थी जो मुस्कुरा कर इसकी माँ से बातें बना रहा था। मामा, क्या हो गया था आपको? वो ताबिश को नज़रअंदाज करती फिक्रमंदी से इस्तफसार करती नज़दीक आई। कुछ नहीं बेटा, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तुम तो जानती हो। वो इसे परेशान देख रसानियत से बोली।
तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो तिरछी नज़रों से ताबिश को घूर कर बोली थी, जिसने आँख का कोना दबाकर मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। बेटा मैं तुम्हें कॉल करने ही लगी थी कि अचानक ही ताबिश बेटा आ गए, तो फिर मैंने आपको परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। इन्होंने तफ़सील पेश की जो इसे बुरी तरह खली थी। मामा क्या करती हैं यार आप? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना आपको। वो इन्हें ठीक-ठाक देख लाड से गले में बाहें डालकर ताबिश को घूर कर मुस्कुराई, जो घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए माँ-बेटी की मोहब्बत मुलाहिज़ा फरमा रहा था। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम फ़ज़ूल में परेशान हो रही हो। वो नकाहत भरे लहजे में बोलती इसका माथा चूमकर प्यार से बोली थी। लड़की, बस बहुत हो गई मेरी खैर खैरियत। घर में मेहमान आया बैठा है, ज़रा इस पर भी तो नज़र डालो। वो ताबिश को मुसलसल मुस्कुराहट दबाता और दुल्हे-सवार को निगाहें चुराता महसूस कर ज़रा गुस्सा हुई, जो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। बिन बुलाए मेहमानों को चाहिए अब हमसे काफ़ी मेहमान नवाज़ी करवा ली है, तो बेहतर है यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। वो नख़वत से मुँह पसोर कर बोलती, ताबिश को ख़ासी क्यूट लगी थी। दुर्रे-शहवार, उन्होंने आँखें दिखाईं। रहने दें आंटी, मेरा और दुर्रे-शहवार का तो मज़ाक चलता रहता है। वो ठंडी होती चाय का कप उठाकर लबों से लगाता, नरमी से बोला। दुर्रे-शहवार ने इस शातिर इंसान की बातों पर घूर कर देखा, जो शरारतन नज़र बचाकर आँख का कोना दबाकर इसे मज़ीद तबाह गया था। ऐसे कैसे बेटा? ये तो हद से ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है। वो दुर्रे-शहवार को ख़शमगीन निगाहों से घूर कर ज़रा नाराज़ हुई, जो ताबिज़ से कुछ ज़्यादा ही खार खाने लगी थी। नहीं, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं। अब आपकी तबीयत ठीक है तो बस मैं चलूँगा। कलाई पर बंधी बड़े डायल की ब्रांडेड घड़ी पर नज़र डालकर इसने जल्दी से जाने के लिए पर तोले, क्योंकि वो मुसलसल दुर्रे-शहवार की घूरती निगाहों का मरकज़ बना बैठा था। जिसका बस नहीं चल रहा था, वो इसे उठाकर बाहर निकाल देती। ऐसे कैसे? आप बताओ बेटा कैसे आना हुआ? मेरी तबीयत की वजह से बात ही नहीं हो सकी। वो ख़याल आने पर सवालिया बोली। नहीं आंटी फिर कभी, आराम से बैठकर बात करेंगे। वो फ़िलहाल उठ खड़ा हुआ। ऐसे ऐसे कैसे बेटा बैठो? बल्कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। वो ख़ामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, जबकि वो इसे एक नज़र देख वापस निशत संभाल गया, जिसकी नज़रों में नागवारी दर आई थी। जी बोलें। दुर्शहवार जाओ तुम जाकर कपड़े तब्दील कर लो बेटा। दुर्शहवार माँ को नाराज़ नज़रों से देखती सर झटक कर चल दी। बेटा, मेरी ज़िंदगी का अब कोई पता नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि बस जल्द अज़ जल्द दुर्र-शफ़ार के फ़र्ज़ से सुपरदोश हो जाऊँ। वो नाप-तोल कर बोली, तो ताबिश ने महज़ सर हिलाने पर इत्तेफ़ाक किया। तुम तो तमाम तर हकीकत से वाकिफ़ हो, मगर दुल्हन-सवार तो झिल्ली है बिल्कुल। वो इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, जिस हकीकत से तुम और मैं वाकिफ़ हैं। वो एक नज़र कमरे पे डालकर ज़रा धीमी आवाज़ में बोली थी, तो वो समझकर सर हिला गया। मेरे ख़्याल में अब हमें दुल्हन-सवार को हकीकत बता देनी चाहिए, क्योंकि हकीकत से वाकिफ़ होना इसका हक है। ताबिश भी अब इस राज़ का बोझ अकेले उठा कर अब थक चुका था। ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में किसी हमराज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होती थी। बेटा मैं चाहती हूँ कि आप इस तक सादगी से निकाह पढ़ाकर दुर्र-शवार को रुखसत करवा लें। फिर आप जैसा बेहतर समझें वही कीजिएगा। इस कदर जल्दबाज़ी पर एक लम्हे के लिए तो वो ख़ामोश रह गया था। मैं इस निकाह के लिए बहुत पहले ही अपनी रज़ामंदी दे चुका हूँ, मगर आंटी वो ज़रा धीमी आवाज़ में परेशानी से बोला था। अभी नहीं बेटा, वो जज़्बाती है, बात को दूसरा रंग दे देगी और फिर इतनी बड़ी हकीकत। मैं अपनी बेटी को मज़ीद दुःख नहीं देना चाहती। आप शादी के बाद आसानियत से आगाही दे दीजिएगा। वो माँ थी, जो हकीकत सालों से पर्दे में रख कर इसे ज़िंदगी की जानिब लाई थी, वो भला कैसे अब मौत का परवाना थमा देती। मगर आंटी, इस तरह निकाह से पहले हकीकत से गुमराह रखना भी तो ठीक नहीं है। वो संजीदगी से बोलता अजीब ख़दशों की ज़द में था, इसकी फ़िक्रमंदी जायज़ भी थी। तुम्हारी बात बजा है बेटे, मगर मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। बाद में मोहब्बत से समझाओगे तो ज़रूर समझ जाएगी। वो समझकर ताबेदारी से सर हिला गया था। फिर मुझे इजाज़त दें। एक गहरी साँस भरकर कोट का बटन बंद करता वो उठ खड़ा हुआ था। खैरियत से जाओ बेटा। अब वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। इन्होंने रसानियत से सारी बात मुकम्मल कर दी थी, जबकि वो पुरसुकून मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपनी मंजिल की जानिब निकल चुका था। ज़हन पर एक बोझ सा था जो अब उतरता महसूस हुआ था। कराची शहर की सड़कों पर गाड़ियों का एक हुजूम सा उमड़ था। रात के साए गहरे होने लगे थे, मगर इसके बावजूद सड़कों पर दिन का गुमान हो रहा था।
1 घंटे की तवील मुसाफत के बाद बहरिया टाउन की हदूद में दाखिल होती गाड़ी तारकोल की पक्की सड़क पर बल खाती तेजी से अपनी मंजिल की जानिब भागी चली जा रही थी। लाख चाहने के बावजूद वो आज फिर लेट हो गया था। हाशमी मेंशन के कारपोच में ठहरती ताबिश की गाड़ी के टायरों की चरचराहट ने माहौल में एक इर्तिशार सफर पकड़ दिया था। अपना कोट पुश्त पर डाले रफ एंड टफ हुलिये में वो थका हारा सा मेंशन के हॉल में दाखिल हुआ था जहां सन्नाटे बातें कर रहा था। कासिम साहब को सर के इशारे से सलाम का जवाब देता वो अपनी जान से हसीस हस्तियों के रूम की जानिब बढ़ा था जो यकीनन इसका इंतजार कर रही थी। उजलत में सीढ़ियां अबूर करता भारी कदमों की धमक छोड़ता उल्टे हाथ पर लाइन से बने कमरों में से दूसरे रूम की जानिब आया था। हैंडल पर हाथ रख के आहिस्ता से रूम का दरवाजा खोला तो वो खुलता चला गया था। पिंक थीम से सजे कमरे में इसकी दोनों शहजादियां अलग अलग सिंगल बेड पर बैठी बातों में मसरूफ थीं कि सामने ही दरवाजे से नमूदार होते अपने बाप के चेहरे को देख चहक कर इसकी जानिब भागी थी। बाबा, वो दोनों ही खुशी से चहकतीं, फ़रत जज़्बात में इससे आकर लिपट चुकी थीं। बाबा की जान, आज सारा दिन क्या किया मेरी शहज़ादियों ने? वो ऑफ़िस के मख़सूस रफ़ एंड टफ़ हुलिये में भी इंतहा का दिलकश लग रहा था। आज हमने पढ़ाई की, बहुत सारा खेला और बारबी मूवी भी देखी। गुलाबी-गुलाबी गालों पर आते बॉब कट बालों को कान के पीछे अड़ासती वो मज़े से अपने दिन भर की रुदात सुनाने लगी थी। यानी सब किया, मगर बाबा को मिस नहीं किया। ताबिश ब्राउन आँखों में मस्नूई नाराज़गी से मोए शरारत से बोला। नो बाबा, आई मिस यू सो मच। रानिया मोहब्बत से इसके गले में बाहें डालकर जल्दी से बोली। ओह माय लवली प्रिंसेस। वो मोहब्बत से दोनों का माथा चूम चुका था। बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो दोनों 7 साला शहज़ादियाँ परियों का सा हुस्न रखती थीं और दोनों ही बाप की लाडली थीं। मैंने भी अपनी दोनों जानों को बहुत सारा मिस किया। वो दोनों जुड़वाँ थीं, जबकि ताबिश को अपनी दोनों शहज़ादियों में जान बसती थी। घुंघरियाले हल्के सुनहरी बाल और मैदे की सी सफ़ेद रंगत, बड़ी-बड़ी बिल्ली जैसी हरी आँखें, जबकि रानिया की आँखें अपनी माँ जैसी सियाह थीं। वो दोनों बच्चियां मशरिकी और मगरिबी हुस्न का मिलाप थीं। बाबा, हम घूमने कब जाएंगे? वानिया ताबिश की गोद में चढ़कर बैठती लाज से इस्तफसारिया लहजे में बोली थी। जब मेरी दोनों बेटियां चाहेंगी। वो प्यार से बोला। मतलब अभी? रानिया चहकी। हाँ जी अभी, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। सो स्वीट बाबा, आप जल्दी से रेडी हो जाएं। आज हम बाहर डिनर करेंगे। वो इनके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट देख ताज़ा दम हो गया था। वो दोनों ही तो इसकी ज़िंदगी का कुल असासा थीं, जिन्हें देखकर ज़िंदगी की रंगीनी महसूस होती थी। मेरी जान, बाबा तो बिल्कुल रेडी हैं। वो दोनों को गोद में लिए फ़ौरन खड़ा हुआ। तो फिर चलें बाबा? वो चहक कर गोया हुई। बिल्कुल मेरी जान, चलो। वो इन दोनों की बाजुओं में उठा था, साथ ही कदम नीचे की जानिब बढ़ा चुका था, जबकि इन दोनों की खुशी धीमी थी। सर, वो डिनर रेडी है। किचन में खानसामा को जल्दी-जल्दी डिनर के साथ टेबल सेट करने की हिदायत करते कासिम साहब ताबिश को देख आगाही देने वाले अंदाज में बोले। कासिम साहब, एक काम कीजिए, ये सारा खाना फ्रीजर में रखवा दें। आज हम डिनर बाहर करेंगे। वो रानिया और वानिया की उंगली थामे मुस्कुरा कर बोला। ओके सर। बाकी साहब सर को थम थम देते वापस चले गए थे। बाबा, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो सबसे पहले ही इन्हें करीब ही पार्क में ले आया था। ढेर सारे झूले लेने के बाद वो डिनर के बाद घर के रास्ते पर गामजन थे कि रानिया ने अचानक फरमाइश की थी। अभी खिला देते हैं। कौन सा फ्लेवर खाना है मेरी बेटी ने? वो मुस्कुरा कर बोला। रानिया ने झट पिस्ता फ्लेवर नोट करवाया था, जबकि अपनी माँ की तरह वानिया का फेवरेट चॉकलेट ही था। चलो आप दोनों गाड़ी में आराम से बैठो। बाबा यूं गए और यूं जादू से आइसक्रीम लेकर वापस आए। वो मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर निकला, रोड क्रॉस करता आइसक्रीम पार्लर की जाने बढ़ा। रानिया, बाबा हमारे लिए मामा लेकर आ रहे हैं। फ्रंट सीट पर बैठी वानिया अचानक कुछ याद आने पर गर्दन मोड़कर इश्तियाक भरे लहजे में बोली थी। व्हाट वानिया, आर यू सीरियस? रानिया को झटका लगा था। वो दोनों ही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा मैच्योर थी। यस आई एम। वो आंखें पटपटा कर मासूम सी मुस्कुराहट गुलाबी लबों पर सजाए गोया हुई। मगर हमारी मामा तो हमारे पास नहीं आना चाहती ना। रानिया किसी सोच के जेरे असर उदास हो गई थी। हे रानिया, डोंट क्राई बेबी। बाबा इज इनफ फॉर अस। वानिया अपने छोटे से हाथ से इशारा करती तसल्ली आमेज अंदाज में बोली। वैसे भी बाबा हमारे लिए न्यू मामा लेकर आ रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही पुरजोश नजर आ रही थी। बट बाबा नोज वेरी वेल वी डोंट नीड अ मदर। रानिया माँ के रिश्ते से हदे दर्जा बदगुमान थी। कम ऑन वानी, बट आई नीड। वो तेज लहजे में बोली तो रानिया खामोशी इख्तियार कर गई।
ये ले भई आप दोनों की आइसक्रीम भी आ गई। हाथ में आइसक्रीम के कप और कोन थामे वो मुस्कुरा कर ड्राइविंग सीट संभाल गया था। थैंक यू बाबा। वो दोनों चहक कर एक ज़ुबान बोली थी। अपने बाबा के सामने वो कभी भी कोई बुरा बर्ताव वो पेश नहीं करती थी। वैसे मेरे आने से पहले क्या बातें हो रही थी? इसने बस यूं ही पूछ लिया था। रानिया हाथ में घुलती आइसक्रीम की वजह से सख्त झुंझला रही थी। बाबा ये तो मेल्ट हो रही है। वो खाने पीने में हद दर्जा सुस्त थी जबकि वानिया आधा कप खत्म कर चुकी थी। मेरी जान तो आप ये कप वाली ले लो। वो दोनों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए कोन और कप दोनों साथ लाया था। नहीं मुझे ये वाली ज्यादा पसंद है। वो भी वानिया की तरह जल्दी जल्दी फिनिश करने लगी थी। बाबा एक बात पूछूं? टिश्यू पेपर से हाथ साफ करती वानिया चहक कर बाहें इसके गले में डाल दी थी। बाबा की जान पूछो ना। गाड़ी स्टार्ट करते ताबिश ने रुक मुस्कुराकर इजाज़त दी तो वो अपनी सीट पर वापस बैठ गई। आप हमारे लिए न्यू मामा लेकर आ रहे हैं ना? रानिया चहक कर आस भरे लहजे में दरियाफ्त किया जबकि ताबिश को इस कदर गैर मुतवक्का सवाल पर झटका लगा था। आपको किसने बताया मेरी जान? यू टर्न से गाड़ी मोड़ता वो नर्म मगर जरा तफ्तीशी लहजे में गोया हुआ था। हमें दादी जान ने बताया था। रानिया ने मुस्कुराकर पर्दाफाश किया जबकि रानिया खशमगीन निगाहों से बहन को घूर रही थी। तो बेटा जानी दादी जानी ने दुरुस्त ही बताया होगा ना। क्यों आपको न्यू मामा नहीं चाहिए? ताबिश ने एक गहरा सांस भरकर तस्दीक करते सवाल किया। मुझे तो न्यू मामा चाहिए बट रानिया को नहीं चाहिए। वानिया ने शरारत से घूरती हुई रानिया को छेड़ा। क्यों रानिया आपको मामा नहीं चाहिए? बैक व्यू मिरर से पीछे देखता ताबिश अपनी दूसरी बेटी से सवाल किया जो सीने पर बाजू लपेटे गुस्से से विंडो से बाहर देख रही थी। नो यकलफ्जी जवाब आया। ताबिश ने मसनूई डरे तासुरात के साथ वानिया को देखा जो मुंह पर हाथ रखे मासूम सी हंसी रोक रही थी। मगर क्यों मेरी जान? बाबा चाहते हैं जब मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ तो मेरी बेटियां खुद को अकेला फील ना करें। ताबिश नरम मुस्कुराहट से बैकव्यू मिरर में देखकर कार टर्न करता समझाने वाले लहजे में बोला था। मुझे मामा नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए। मामा गंदी होती हैं, वो छोड़कर चली जाती हैं। बाबा रानिया को सिर्फ बाबा चाहिए। रानिया गुस्से में तेजी से बोली थी। इस बार ताबिश के माथे पर फिक्रमंदी के बाईस शिकनों का जाल सा बन गया था। मेरी जान, सारी मामा एक जैसी नहीं होती। बाबा अपनी बेटी के लिए अच्छी मामा लेकर आएंगे। ताबिश ने समझाना चाहा। मगर मुझे मामा नहीं चाहिए बाबा। सारी मामा गंदी होती हैं। वो रो देने को हुई। ये बात वाकई काबिल तफ्तीश थी। ओके मेरी जान रोना नहीं है। बाबा अपनी बेटी के लिए कॉफी है राइट? ताबिश ने इस मासूम के चेहरे पर फिक्र भरे तासुरात देख बहलाया। वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो खुद को हरगिज भी अकेला फील ना करे। मगर जो खला इनकी माँ की गफलत के बायस पैदा हो गया था इसे खत्म करना जरा मुश्किल था। यस वो झट से बोली तो एक स्माइल पास करता अलग ही सोचों में गुम हो गया था। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी मगर जिंदगी का तवील सफर अभी बाकी था जिसकी मुसाफत तय करना बाकी थी। परेशान सा चेहरा तफक्कुर आमेज मुंह में उंगली डाले पिछले 1 घंटे से वो जले पैर की मानिंद राना बेगम के सामने कमरे में मुसलसल मार्च कर रही थी जबकि माथे पर सोच की लकीरें वाजे थी। मामा आपने कैसे मुझसे पूछे बगैर ताबिश को निकाह की तारीफ दे दी? मैं कल ही तो ऑफिस में इनकार करके आई हूँ और आप दुरे शहवार सोच सोच कर पागल हो गई। मसला क्या है लड़की? तुम्हें अपने घर जाना भी है या सारी जिंदगी इसी जॉब और घर में गुजारनी है? वो कब से इसकी मुर्गे की एक टांग वाली गर्दान सुन सुन कर पक चुकी थी जब ये तपे तपे अंदाज में तफसारिया बोली। वो बात नहीं है मामा। मगर आप बात समझ नहीं रही हैं। वो लब कुचलती चेहरे से फिक्र भरे तासुरात सजाए कुछ समझाना चाहती थी। तुम समझाओगी तो जरूर समझ जाऊंगी। वो आईब्रो उठा कर बोली। मामा देखें, जब बाबा हयात थे हम अपने घर में रहते थे। जब बात कुछ और थी मगर अब हमारे हालात बदल चुके हैं। हमारे पास पैसा नहीं रहा। ताबिश का नाम पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में पहले नंबर पर शुमार होने लगा है। आपको अभी भी लगता है कि वो अब आपकी आम सी शक्ल सूरत वाली बेटी को अपनाने में दिलचस्पी रखता है? वो तहामुल से इनके पास घुटनों के बल बैठती समझाने वाले अंदाज में बोली थी। तुम्हें किसने कहा तुम आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की हो? कभी अपने नैन नक्श पर गौर किया है? चलो मैं बताती हूँ। वो बात घुमा गई थी। बकौल तुम्हारी नॉवेल्स की हीरोइन की खूबसूरती के किताबी चेहरा, गोल गोल बड़ी सियाह आंखें, तने आईब्रो, लंबे सिल्की घने, रोशन चमकदार बाल, तेज गुलाबी पंखड़ी जैसे लब, तीखे नक्श, लहजे में कोयल की सी कूक। हाँ बस रंगत जरा गंदुमी है और तुम्हारी लापरवाही की वजह से पिलाहट घुलने लगी है।
मगर ये तो एशियन ब्यूटी की अलामत है। गोरी चमड़ी तो मगरबी वालों की होती है या ठंडे इलाके के रहने वालों की। हम तो गर्म शहर कराची की अबर आलूद फिजा में परवान चढ़े हैं। देखो तो जरा खुद को भला की हसीन हो। वो नन्ही से इसका जहन भिटकाती से असल मौजू से हटाना चाह रही थी, जो बिला वजह ही एहसास कमतरी का शिकार हुई जा रही थी। मामा प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप बेवकूफ बनाकर असल मुद्दे से जान छुड़ाना चाह रही हैं। वो सीख पा हुई थी। बच्ची ही तो हो तुम, जभी तो तुम्हें अपनी माँ की परेशानी समझ नहीं आ रही। ताबिज़ से शादी हो जाएगी तो मैं चैन से मर सकूंगी। वो एकदम ही रंजीदा हो गई थी। मामा यार प्लीज, अभी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। मेरा मसला नहीं समझ रही हैं आप? वो दोनों हाथ थामती वो आंसू हो गई थी। अच्छा बताओ, ऐसा क्या मसला है जो तुम्हारी अना के आड़े चला आ रहा है? वो गहरी सांस फिजा के सुपुर्द कर तीस का माथा चूम कर बोली थी। मामा आप जानती हैं, हम बचपन से अच्छे दोस्त हैं, मगर माजी में जो कुछ हो चुका है, इसके बाद आपका खुद अपनी बेटी का रिश्ता देना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कारी ज़र्ब लगा रहा है। बिला आखिर दुख से बोलती आंखों में आंसू भर लाई थी। नहीं मेरी जान, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। परवेज साहब के बाद मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छे हाथों में सौंपना चाहती हूँ। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत से गोया हुई, मगर ताबिश वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो नजरें झुकाए दुख से बोली, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगा जैसा तुम सोच रही हो, और मैं इसे पहले ही सारी हकीकत बता चुकी हूँ। इसके बावजूद वो तुम्हें अपनाना चाहता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी। क्या वो सब भूल गया है कि कैसे हमने इसके रिश्ते से इनकार कर दिया था, और अब हम खुद ही शर्मिंदगी के मारे इससे अल्फाज ही मुकम्मल नहीं किए गए थे? बेटा, इंसान जो होता है ना, वो खता का पुतला होता है। हम इंसान जब अपने ज़म में होते हैं तो हमें सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं लगती, मगर वक्त से बड़ा उस्ताद भी कोई नहीं है। ये खामोशी से आगे तो बढ़ जाता है, मगर सबक ऐसा सिखा जाता है जो दुनिया की किसी नस्ब में मौजूद नहीं। बस तुम समझ लो, हमने अपने वक्त से सीख ली है, और अब हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी अना को बुलाए ताक रख कर दुरुस्त वक्त पर ही दुरुस्त फैसला लें। वो एक ट्रांस किसी कैफियत से दो चार जमाने याद करती मध्यम लहजे में बोली थी, जबकि वो खामोश हो गई थी। जानती थी इसकी फिक्र में इनकी दिन रात की नींदें उड़ी हुई थी। परवेज साहब के बिजनेस शेयर की नीलामी के बाद से दोनों माँ बेटी ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। बहुत मुश्किलों से सर छुपाने के लिए ये छत मिली थी। जॉब इंटरव्यूज के दौरान अचानक ही ताबिज से मुलाकात होने पर इनकी जिंदगी में ठहराव सा आ गया था। जिंदगी कश्ती की मानिंद साथ बहती चली जा रही थी, जिसकी ना तो कोई मंजिल थी ना किनारा। ताबिश इस जुम्मे अपनी वालदा के साथ तुम्हारा निकाह की सुन्नत अदा करने आ रहा है। अपनी बेटी की तरफ से मैं ज़बान दे चुकी हूँ। उम्मीद है तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। इनके लहजे से मान झलक रहा था, तो रेशहवार भारी दिल के साथ ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अगर फैसला आपका है तो यकीनन दुरुस्त ही होगा। वो मुस्कुरा कर इनके हाथ पर अकीदत से बोसा देती उठ खड़ी हुई थी। वो मुस्कुरा कर इसके लिए दुआ गो हुई। कराची के साहिल समंदर से रुखसत होता सूरज अपनी नारंगी किरणें समेटता बड़ा ही पुरकैफ और ताजगी भरा मंजर पेश कर रहा था। हाशिम ग्रुप की 20 मंजिला शीशे की चमचमाती बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स ऑफिस में ग्लास विंडो के पास खड़ा ताबिश पुरसोच अंदाज में ग्लास के पार सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों पर नजरें जमाए खड़ा था, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से भागती हुई महसूस हो रही थी। ब्लू पैंट के साथ वाइट शर्ट और महज जैकेट में मलबूस वो अजीब सी इस्तराफी सी कैफियत से दो चार था। माथे पर शिकनों का जाल सा पड़ा हुआ था। सोचे इस कदर थी कि दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई थी। आंखें बंद करके खोली, चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज किया, फिर एक हाथ से कनपटियां दबाता हुआ अपनी चेयर तक आया था। एक काफी भेजो जल्दी। एक्सटेंशन उठाकर हुक्म सदर करता वो अपने तयीन एक नतीजे पर पहुंच चुका था। रानिया का रिएक्शन इसकी तवक्का के बिल्कुल बरखिलाफ था। इसकी बेटियां दोहरी शख्सियत के साथ परवान चढ़ रही थी। वो गैर महसूस अंदाज में करीबी रिश्तों की जानिब से नफरत महसूस कर रही थी। यही बात थी जो इसकी नींद उड़ाने के लिए काफी थी। मिस दुर्रा शहवार मेरे ऑफिस में आए फौरन। वो एक बार फिर रिसीवर उठाकर हुक्म सुनाता उठकर कोट स्टैंड पर पड़ा अपना कोट पहनने लगा था। पियून काफी रख कर जा चुका था, जबकि दुर्रा शहवार साहब अभी तक ऑफिस में तशरीफ नहीं लाई थी। इसने घड़ी पर एक नजर डाली, जहां 4 बजकर 30 मिनट का वक्त हो रहा था। फिर खुद ही एक गहरी सांस भरता टेबल से अपना मोबाइल और कीज उठाता वो ऑफिस से बाहर के लिए निकल गया था। मिस दुर्रेश शहवार, आप इस ऑफिस में किस पोस्ट पर मौजूद हैं? वो अचानक इसकी टेबल तक आता जॉब टाइटल के बाबत पूछता अजीब लगा था।
जब इसका हुक्म इग्नोर करती तो रे घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। क्या पूछा है मैंने मिस? इसने मुकाबिल खड़ी सदा की जिद्दी लड़की को खामोश देख घूरा। आपकी सेक्रेटरी। बज़ाहिर सभी अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे, मगर कान इन्हीं दोनों की जानिब मुतवज्जह थे। इस वक़्त शाम के 5 बजने वाले हैं और आपने अभी तक मुझे आज की मीटिंग्स के हवाले से अब तक किसी किस्म की कोई अपडेट्स नहीं दी। ना न्यू प्रोजेक्ट्स की डिटेल मेल की और ना ही आप आज ऑफ़िस में तशरीफ़ लाईं। वजह जान सकता हूँ क्यों? वो सर्द लहजे में इस्तफ़सार कर रहा था। दुर-ए-शहवार ख़ामख़ा शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी सर, मैं बस आ रही थी। वो ताबिश की घूरती निगाहों से गायब सी मुनमुनाई। "दुर मेरे साथ आओ फ़ौरन।" इसके ज़रा नज़दीक हुआ और फिर चंद लम्हों के लिए ठहर कर सख्ती से हिदायत देता लिफ्ट की जानिब बढ़ चुका था। इसके लहजे में इस्तेहाक वाज़ेह था, जबकि वो हवन्नकों की मानिंद इसकी पुश्त तकती रह गई थी। फिर एक गहरी साँस भरती अपनी फ़ाइल समेटती इसके पीछे भागी, जिसकी आँखों में वार्निंग वाज़ेह थी, जबकि कितनी ही निगाहें थीं जिन्होंने दूर तक इसका पीछा किया था। वानिया चलो आओ हम लोग लॉन में चलकर खेलते हैं। रानिया वानिया को वीडियो गेम्स में मसरूफ देख मुंह बनाकर बोली। इसे फिजिकल गेम खेलना ज्यादा पसंद था बानिस्बत डिजिटल गेम्स के। यार मेरा दिल नहीं कर रहा, वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा चलो तो आज हम ड्राइंग करते हैं। वो इसे जबरदस्ती उठाने लगी थी। रानिया प्लीज। तो मेरा दिल नहीं कर रहा, वो मुंह बनाकर बेड पर ही लेट गई थी। वानिया जल्दी उठो, वरना मैं बाबा को कॉल करके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। साथ इनसे ये भी कहूंगी कि मुझे न्यू मामा ला कर दें, जो मेरे साथ खेले भी। तुम बिल्कुल ही बोरिंग हो। वो ऑफ वाइट फ्रॉक साथ हम रंग टाइल्स पहने अपनी दो पूनियां मजे से झुलाती धमकी आमेज लहजे में बोली थी। रानिया तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो सदमे से दो चार झटके से उठ बैठी थी। रानिया की जैसी ड्रेसिंग की वो मासूम से नुकूश में गुस्सा समाये क्यूट गर्ल लग रही थी। यस, वो मज़े से गर्दन अकड़ाकर बोली तो वानिया ने बिल्ली जैसी आंखों से घूरा। वो दोनों जुड़वा होने के बायस एक दूसरे से खासी मुशाबहत रखती थी। दोनों की आइडेंटिकल ट्विन्स थीं, बस दोनों की आंखों का रंग मुख्तलिफ था। आने दो बाबा को, मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम सारा दिन सिर्फ बारबी कार्टून देखती रहती हो। रानिया ने भी एक मासूम सी धमकी लगाई। बोल देना, बाबा को मालूम है मैं गुड गर्ल हूँ। होंठ फैलाकर एक अंदाज से बोलती वानिया ताबिश हाशमी को बुरी लगी थी। चलो, लेकिन पहले हम ड्राइंग करेंगे और फिर डॉल हाउस से खेलेंगे, डन? वो अपनी जगह छोड़ती रानिया ने वादा चाहा। ओके डन। वो चहक कर जल्दी से अपना बैग लेकर आई थी। ओपन योर आइज रेस्टोरेंट के पुरकैफ माहौल में ठंडी हवा के झोंकों और बैकग्राउंड पर हल्के सुरों में बजते म्यूजिक में एक माहौल सा बन गया था। वायलिन की आवाज और सॉन्ग्स के रिदम में वो दोनों संजीदा तासुरात ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठे साबका यादों के भंवर में खो गए थे। मिस्टर ताबिश हाशमी, आप कुछ बोलेंगे या मेरा वक्त बर्बाद करने के? ब्लैक सूट के साथ सर पर लाइट पैरग्रिकम का स्कार्फ लपेट कर बैठी वो खफा से लहजे में बोलती ताबिश को बहुत अपनी सी लगी थी। गंदुमी रंगत में आज वही शादाबी थी, तीखे नकूश में मजीद तीखापन। वो हमेशा की तरह इसका दिल धड़का गई थी। तुम्हें याद है ना ये रेस्टोरेंट और ये टेबल मेरे फेवरेट प्लेस में से एक है। वो सोचों में डूबा भारी गंभीर लहजे में बोला। दुरे शवार चौंक गई थी। इस बात का मतलब माथे पर तेवरी चढ़ाए वो संजीदगी से बोली। दुरे शवार, क्या तुम गुजरे वक्त के साथ मेरा और अपना रिश्ता भी भूल गई हो? वो इसके बिगड़े तासुरात को जांचता ताज्जुब से गोया हुआ। हाँ, सपाट सा जवाब पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया था। जानती हो, मेरी जिंदगी की अनगिनत नामुकम्मल ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मैं तुम्हें भरी दुनिया के सामने प्रपोज करूं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। मगर वही बात कि हर बार किस्मत दगा दे जाती है। वो एक जज्ब के आलम में लहजे में बेपनाह मोहब्बत समोए आंखें मीच कर बोलता, फिर खुद ही हौले से इस्तेजाइया मुस्कुराया। ताबिश, हम वो 10 साल पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं रहे जिनका दब दिल चाह कर डाला और दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। अब सब बदल चुका है। नहीं दुरे शहवार, कुछ नहीं बदला माँ सिवाय तुम्हारे। वो आंखों में संजीदगी लिए एहसास दिलाने लगा था, जो सर झटक कर तंजिया मुस्कुराई। गलत सिर्फ मैं नहीं बदली, बल्कि सब बदल गया है। तुम वो यूनिवर्सिटी के लाओ वाली ताबिश नहीं रहे। मैं नाजुक जिद्दी टॉम बॉय लड़की नहीं रही। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हत्ता कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी भी बदल गई। वो गुजरा वक्त याद कर अफसरदा हो गए। तुम्हें याद है दुरे शवार, एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजारते थे। जब तक अपने सारे राज एक दूसरे से शेयर नहीं कर लेते थे, हमें सुकून नहीं आता था। मगर अब देखो, कोई यकीन नहीं कर सकता कि हमने 8 साल आपस में कोई राब्ता नहीं किया, कोई राब्ता नहीं रखा।
अब हमारे दरमियान अनगिनत राज आयन हो गए हैं, बहुत सी बातें, रंजिशें, क्या कुछ आ गया है हमारे दरमियान जिसने फासले बढ़ा दिए हैं। वो कब से मुस्कुराया, कहना क्या चाहते हो? इसके दिल का हाल जानना चाहती थी, जो अभी भी बिल्कुल वैसे ही था, पहेलियों में बातें करने वाला। तुम मुझ पर एतबार रखोगी? वो एक आवाज़ से बोला था, अधूरे शैवार खामोशी से कितनी ही देर इसका चेहरा देखती रही थी। वादा करो, इसने लफ्ज़ दोहराए, वादा। वो हाथ पर हाथ रखती धीमे से बोली, पर वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया। चलो, अब तुम जल्दी से कुछ खाना ऑर्डर करो, ऐसा ना हो बातों से ही पेट भर जाए। वो मुस्कुरा कर माहौल में छाई संजीदगी का असर ज़ाहिर करने की खातिर शौकी से बोली। तो दुर्शेवार ने इसे पूरा और साथ रखा मेन्यू कार्ड उठाया, इसके इशारे पर नजदीक आता वेटर अब इसका ऑर्डर नोट कर रहा था। आज ऑफिस के बाद दुर्शेवार के साथ डिनर के चक्कर में इसे अच्छी खासी देर हो गई थी। बहुत चाहने के बावजूद वो टेबल लेट घर पहुंचा। हाशमी मेंशन की ज्यादातर लाइट्स ऑफ थी। खामोशी से कदम उठाता वो अभी हाल में दाखिल हुआ था कि सामने से सीढ़ियों पर उदास बैठी रानिया और वानिया दौड़ कर नजदीक आई थी। बाबा, बाजुओं पर पड़ा कोट एक जानिब रखता वो चौंक गया था। बाबा की जान, आज अभी तक जाग रही हैं आप दोनों? मार्बल की चमचमाती सीढ़ियों पर इन्हीं के अंदाज में बैठा माथा चूमकर बोला। जी बाबा, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे थे। रानिया मुंह पर आते बाल कान के पीछे डालती मुंह बनाकर बोली। क्यों मेरी जान, कोई खास बात करनी थी? वो तफ्तीती अंदाज में बोला। फ़ायज़ा, मिस फ़ायज़ा, इन दोनों पर नज़र डालता वो इन दोनों की न्यू बेबी सिटर फ़ायज़ा को आवाज़ लगाने लगा था। यस सर। कुछ देर के वक़्फ़े से वो बोतल की जिनकी मानिंद हाज़िर हो गई थी। दोनों बच्चियाँ इतनी रात गए थे, यहाँ अकेली क्या कर रही हैं आप, कहाँ थीं? वो माथे पर तेवड़ी चढ़ाए सवालिया अंदाज में बोला। शाम ढलने के बाद तमाम ही मुलाज़मीन को सख्ती से हिदायत थी कि कोई भी घर में नहीं रहेगा। इस वक़्त तक तकरीबन तमाम मुलाज़मीन ही सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते थे, मगर फिर भी इनका अकेला बैठना ठीक नहीं था। सर, वो रानिया बीवी ने कहा इन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। गले में पड़ा दुपट्टा दुरुस्त करती वो डरे-डरे लहजे में बोली थी। इतनी रात गए तक ये दोनों यहाँ अकेली बैठी हैं, मगर आप गायब हैं। इसके माथे पर तेवड़ी चढ़ गई थी। दोनों ने सहम कर अपने बाप का अंदाज देखा था। सॉरी सर, वो सर झुकाए नेदामत ज़दा लहजे में गोया हुई। जाएं आप और आइंदा ख्याल रखिएगा और ऐसी लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सर हिलाकर चल दी थी। शाबाश, आप दोनों मेरे साथ आए और आइंदा बाबा का इंतजार आप दोनों में कमरे में रह कर करना है। दूर इतनी सुबह-सुबह कहाँ जा रही हो? रायना बेगम ने इसे तैयार देख पूछा, जो ब्लू जीन्स पर फूलों वाली लॉन की शर्ट में मलबूस, गले में सिल्क का स्टॉलर डालती बड़ी उजलत में थी। मामा, एक्चुअली मुझे बैंक जाना है, अकाउंट्स को कुछ इशू आ रहा है, बस वही मसला देखना है। वो तेजी से आगाही भरे अंदाज में बोली। सब खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। चलो ठीक है, खैर से जाओ और खैर से आओ। वो मुतमईन अंदाज में बोली, जबकि वो अल्लाह हाफिज कहती निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। मोबाइल कान से लगाए अपने रूम की ग्लास विंडो से बैक साइड पर बने स्विमिंग पूल पर नजर जमाए वो संजीदगी से गोया हुआ। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? आज कैसे माँ की याद आ गई? अपनी साड़ी का पल्ला दुरुस्त करती वो आईब्रो उठाकर बोली। जी सब खैरियत। आप कल आ सकती हैं मेरे और दुर्रे शहवार के निकाह पे? वो वहाँ से मुखातिब था। जरूर, क्यों नहीं। पहले निकाह पर तो तुमने बेटा माँ को याद नहीं किया, अब कर लिया, गनीमत है। तंजिया, निकाह कल जुम्मे की नमाज के बाद रखा गया है और साथ ही रुखसती। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कल की फ्लाइट से आ जाएंगी। श्योर। वैसे अपने डैड को इनवाइट नहीं करोगे? वो सामने सुपारी सूट में मलबूस बारह से इस्तेसाम हाशमी को सरसरी अंदाज में देख गोया हुआ था। आप अपने साथ अगर किसी मेहमान को लाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। सपाट अंदाज में बोलता वो बात मुकम्मल कर गया था। ठीक है, आ जाऊँगी। वैसे भी मेरे मेहमान इस लोअर क्लास माँ-बेटी के घर जाना पसंद नहीं करेंगे, जिनके पास अपनी ज़ाती छत भी नहीं है। वो आँखें मीच गया था। ओके मॉम, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। लब भींच कर इजाज़त लेता। वो बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था। रानिया वानिया मेरी जान, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाएँ। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। ताबिश आज सुबह ही घर पर मौजूद था। आहिस्ता से अपनी दोनों शहज़ादियों के रूम का दरवाज़ा नॉक करता वो मुस्कुरा कर बोला, पर क्यों बाबा? क्योंकि मेरी जान, कल आप दोनों ने बाबा के साथ एक फंक्शन पर जाना है, तो फंक्शन पर जाने के लिए अच्छे ड्रेसेस होने भी तो चाहिए। वो ब्लू जीन्स के साथ ग्रे हाई नेक पहना जाजिब लग रहा था। किस फंक्शन पर? वानिया ने इश्तियाक से पूछा। ये तो सरप्राइज है। रियली? क्या कल न्यू मामा आ रही हैं? वानिया अपने तयीन अंदाजन बोली। ताबिश ने अपनी बेटी की तेज सोच को घूरा। सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। बाबा, मैं बारबी मैक्सी लूंगी। और मैं भी। वो दोनों एक जबान बोली। जो दिल चाहे वो ले लेना मेरी जान। बस अभी जल्दी से चलें। वो दोनों चहकती हुई वॉशरूम की जानिब भागी।
تاکہ جلدی سے ریڈی ہو کر باپ کے ساتھ شاپنگ پہ جا سکیں۔ نگبودیوں سے مزین بھاری کامدار وائٹ کلر کے شرارے میں ملبوس دودھ شوار اپنے کمرے کے چھوٹے سے سنگار آئینے کے سامنے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود رائنا بیگم نے بیوٹیشین کو بلوا کر اس کا حسن نکھارا گیا تھا۔ درے ڈارلنگ، میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری دلہن بنو تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگو۔ بلکہ تم تو اتنی حسین ہو کہ مجھے لگتا ہے مس یونیورس بھی تمہارے سامنے پانی بھرتی ہوگی۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت لیے وہ بولا تھا۔ سر پر شیٹ چڑھاتی درے شوار گھور گئی تھی۔ ویسے یار میں کیا سوچ رہا ہوں، آج شاپنگ پر ساتھ ہی آ گئے ہیں تو لگے ہاتھوں اپنی شادی کی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے تو پاکستانی برائڈل شرارے زیادہ اچھی لگتی ہیں مگر مجھے لگتا ہے ہمیں ٹرینڈ بدلنا چاہیے۔ تم ہماری شادی پر وائٹ شرارہ پہننا۔ وہ مسکرا کر شرارتی زمائنی لہجے میں بولا۔ درے بچے تیار ہو گئی؟ اپنی ماں کی آواز سے ابھرتی نمی جلدی سے خوش کی تھی۔ جی ماما، چشمے بدور، آج تو میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اچھا جلدی سے نکاح کا دوپٹہ لے لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں تمہاری رضامندی لینے کے لیے۔ وہ اسے روحانسو ہوتا دیکھ ماتھے پر منہ سے دے کر بولی۔ آئی ہے بیٹا، تم تو سب جانتی ہو، بس تابش کے ساتھ ہی باہر بیٹھی ہیں۔ رائنا بیگم گزرے وقت پر افسوس کرتی ہوئی بولی، رشتوں میں استحصال تلخیوں کے باعث دلوں میں بہت فاصلے پیدا ہو گئے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرائیں تو وہ بھی دھیمی مسکراہٹ سے درِ شوار پرویز عباسی ول پرویز عباسی آپ کا نکاح تابش ہاشمی ول ابتسام ہاشمی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ سکہ راج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں قرار پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے لفظوں نے کمرے میں چھائے گہری خاموشی جیسے سکوت کو توڑا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد رائنا بیگم کے ہاتھ دبانے پر اس کی باریک سی آواز ان کے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کر دیا تھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ 3 بار رضامندی لینے کے بعد سائن کروا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ تابش کی ماں نے دلہن کے کمرے میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ تابش ہاشمی ول احتسام ہاشمی آپ کا نشاح درِ شوار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مردانہ شال لپیٹے تابش سے بھی رضامندی پوچھی گئی تھی، جو جاذب نظر دلکش چہرے پر مسکراہٹ سجائے قطعی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ قبول ہے۔ ہلکے سرخ مائلی لبوں پر تبسم سجائے وہ آنکھوں میں حاصل کر لینے والی چمک سے اپنے نکاح کو منظور کر گیا تھا۔ مبارک سلامت کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ مبارک ہو بھائی، بالآخر تم اپنی بچیوں پر سوتیلی ماں کا عذاب لے ہی آئے ہو۔ مام پلیز، وہ ارد گرد میں بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے التجائی انداز میں بولا۔ ہاں بھائی، ہمیں تو چپ کروا دیا، اب بعد میں کس کس کا منہ بند کرواؤ گے؟ وہ شیفون کی بسکٹی رنگ کی ساڑی میں ملبوس بڑی ہی شان سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھی تھی۔ تابش نے لب پیچھے، بیٹے کا نکاح مبارک ہو زرین۔ رائنا بیگم نے مسکرا کر پہل کی، خیر مبارک، ویسے تمہیں بھی مبارک ہو، بالآخر تم اپنی منصوبہ بندیوں میں کامیاب ہو گئی۔ تابش نے شرمندگی سے انہیں دیکھا، انہوں نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ چلو تابش، بچیاں گھر پر دلہن کا انتظار کر رہی ہوں گی، میرے خیال میں ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ گھورتی ہوئی جھٹ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نکاح میں ٹوٹل 6 افراد نے شرکت کی تھی۔ بیٹا مجھے علم ہے اب مزید تو آپ رکیں گی نہیں، تو میں درِ شوار کو بتا دیتی ہوں اور اس کا بیگ بھی گاڑی میں رکھوا دیتی۔ وہ شائستہ کو ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماما کیا کرتی ہیں آپ؟ یہ کوئی وقت ہے ایسی فضول باتیں کرنے کا؟ وہ دبے دبے لہجے میں غصے سے بولا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکی، اپنی ساس اور بیوی سے فرصت مل جائے تو گھر آ جانا، میں اپنی پوتیوں کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے اٹھی۔ ماما رخصتی تو کروا لیں پلیز، آنکھیں بیچ کر ضبط کرتا منت بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں بھائی، تمہیں تو میرا بولنا برا لگ رہا ہے، اور جب سارے کام اکیلے ہی کر لیے ہیں تو یہ رخصتی بھی خود ہی کر لو۔ وہ نہایت بے رخی سے بولتی گھر سے باہر نکلتی ڈرائیونگ کے ساتھ ہاشمی مینشن آ گئی، جبکہ وہ نکاح میں شامل مردوں کے بیچ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ صدا شکر تھا کہ آفس کے 2 3 لوگ ہی اس کے نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ تابش بیٹا، یہ آ گئی آپ کی دلہن، اب آپ کی ذمہ داری۔ رانا بیگم نے مسکرا کر گھونگھٹ میں چھپی درِ شوار کا ہاتھ تابش کی جانب بڑھایا۔ وہ چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ درِ شوار پر نظر پڑتے ہی نگاہوں میں نرم سا تاثر ابھرا تھا، جس نے اس کی آج کے دن کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ اپنی پسند میں بسی لڑکی کا ہاتھ پورے حق اور محبت سے تھامتا وہ سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ درے کی نم ہتھیلیوں اور گھبراہٹ وہ واضح محسوس کر سکتا تھا، جو اس کے نکاح میں آ جانے کے باوجود فاصلے پر تھی۔ آنٹی اجازت ہے؟ بالکل بیٹے، وہ مسکرائیں اور آگے بڑھ کر دلہے کو گلے سے لگایا، جو ماں کی باہوں میں سماتی ہچکیاں بھرنے لگی تھی۔ اس وقت کیا کچھ یاد آ گیا تھا، جبکہ اسے روتا دیکھ تابش محض نظریں پھیر کر رہ گیا تھا۔ ماما، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔
शाइना मामा की दवाइयों में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ताबिश तो रायना बेगम को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर बेटी घर में नहीं रह सकती थी। मगर ताबिश को यकीन था शादी के बाद वो जल्द इन्हें अपने पास बुला लेगा। रानिया वानिया पुरसोच सी बैठी थी। वो चौंकी। बाबा हमें साथ क्यों नहीं लेकर गए? वो उदास दिखाई दे रही थी। क्योंकि तुम्हारी न्यू मामा माइंड करती। रानिया उम्र से बड़ी बातें करने लगी थी। गलत ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा हमें इग्नोर करें। वो वान भरे लहजे में बोली। बाबा हमें इग्नोर नहीं कर सकते, बट न्यू मामा के कहने पर तो कर सकते हैं ना। वो अपनी सोच के मुताबिक बोली। मुझे बाबा के साथ जाना था, मगर बाबा दादी को साथ ले गए। ताबिश को राना बेगम की कॉल मौसूल होते ही ऐन वक्त पर इन्हें घर छोड़ना पड़ा था, वरना वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपनी बेटियों के बगैर सोच भी नहीं सकता था। बाबा कब आएंगे? घड़ी पर नजर डाली जहाँ शाम के 7 बज रहे थे, मगर ताबिश का कोई पता नहीं था। वो दोनों जो खुशी खुशी तैयार हो रही थी कि बाप के मना करने पर उदास हो गई थी। रानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अलबत्ता वानिया उदास हो गई थी। हेलो, व्हाट? हाउ इट्स पॉसिबल? ताबिश ऐसा कैसे कर सकता है? अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस की सरजमीन पर मौजूद वजूद पाकिस्तान से मौसूल होती कॉल पर हैरत से उछल पड़ा था। ओके, डोंट वरी, मैं जल्द ही पाकिस्तान आ रही हूँ। आई कांट बिलीव दिस कि ताबिश ने मेरी बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर ली है। वो सख्त गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैं करती हूँ कुछ, और प्लीज़ तुम इन पर कड़ी निगाह रखो कि वो क्या कर रहे हैं। सख्ती से हिदायत देती वो लब खींच गई। बहुत गलत किया है ताबिश हाशमी तुमने अपने साथ। इसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मनोमन सोचती वो इश्तियाल के बाइस मुकम्मल लर्जे का शिकार थी। ताबिश के पहलू में बैक सीट पर दुल्हन बनी बैठी दुरेशेवार मुसलसल हिचकिचाहट का शिकार थी। ड्राइवर की वजह से वो अभी तक घूंघट में मौजूद थी, वरना जेवरात की गर्मी और कोफ्त इस कदर थी कि बस नहीं चला, झट से ये हैवी ड्रेस चेंज कर डालती। साथ बहते ताबिश ने नरमी से अपने सख्त हाथों का लम्स इसके नाजुक हाथों की पुश्त पर रखकर तसल्ली दी, जो ना जाने क्यों इस कदर बौखलाहट का शिकार थी। भारी दुपट्टे के पीछे छुपे चेहरे पर घबराहट से पसीने चलना शुरू हो गए थे, मगर ताबिश के हाथों की गरमाइश ने किसी हद तक इसे दिलासा देने का नाकाम काम किया था। रिलैक्स रहो, निकाह के बाद मैं जिन नहीं बन गया, बल्कि वही तुम्हारा पुराना दोस्त ताबिश हूँ। कान के करीब झुककर नरमी से सरगोशी करता वो इसे सिमटने पर मजबूर कर गया था। वैसे भी घर जाकर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो अभी ज़रा अपने औसान बहाल रखो प्लीज़। वो मज़ीद कयासराई करता मुस्कुराते लहजे में बोला। दुर्शहवान ने यूं ही रुख इसकी जानिब फेरा, जैसे पूछना चाह रही हो कि कौन सा सरप्राइज़। दुपट्टे के पीछे छुपे चेहरे पर नासमझी के बल नुमाया हुए। इतनी परेशान मत हो, मगर हाँ, मेरी पसंद का ड्रेस तुमने कब खरीदा? ये मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। वो मज़ीद शौक़ी से बोला तो इसने घूंघट के पार से ही इसे घूरा। हाशमी मैंशन के कारपोश में झटके से ठहरती गाड़ी को देख जल्दी से मुलाजिम ने आगे बढ़कर जल्दी से बैक डोर खोला था। कोट का बटन बंद करता ताबिश मुस्कुराते चेहरे से बाहर निकला था। घर पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। इसने झुककर दुर्शहवार की जानिब हाथ बढ़ाया, जो नरमी से थामती इसके सहारे गाड़ी से बाहर आई थी। वेलकम सर, वेलकम मैडम। आज खासुल खास तमाम ही मुलाजमीन नई दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। थैंक यू। मिस फ़ाइज़ा, बच्चियाँ सो गईं? साथ खड़ी दुर्शहवार अपना दुपट्टा दुरुस्त करती ज़रा ठटक गई थी, मगर सर झटक गई। जी सर, आप प्लीज़ अंदर तो चलें। मैडम, वो शाइस्ता बेगम की हिदायत याद आने पर ज़रा हड़बड़ा कर आगे बढ़ी। जी चलें। दुर्शहवार का हाथ थामता गुलाब के फूलों से बनाए गए रास्ते पर इसकी संगत में छोटे-छोटे कदम उठाता वो मुतमईन नज़र आ रहा था। मिस फ़ाइज़ा, आप दुर्शहवार को मेरे रूम में लेकर जाएँ। मैं आता हूँ। दुर्रे का हाथ दबाकर ऊपर जाने का इशारा करता वो दूसरी जानिब से बच्चियों के रूम की जानिब बढ़ा था। आइए मैम। फ़ाइज़ा ने मुस्कुराकर इसका हैवी शरारा थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ते सहारा दिया। पेंसिल हील में दुखते पाँव सहज-सहज कर कदम उठाती, वो भी सरशारी की कैफियत में मुब्तला। फ़ाइज़ा ने आगे बढ़कर ताबिश के रूम का दरवाज़ा खोला तो खुशबुओं से महकता एक मसहूर कुन झोंका नाक के नथनों से टकराया। आइए मैडम। इसकी हमराही में वो रूम तक आई थी। आहिस्ता से कदम उठाती वो बेड तक आई। फ़ाइज़ा ने शरारा उठाकर कमर के पीछे तकिया लगाकर इसे सुकून से बिठा दिया। मैम, आप कुछ लेंगी? नहीं बस शुक्रिया। वो दुपट्टा उठाकर पेशानी से उलटती धीमी मुस्कुराहट से बोली। माशाल्लाह मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। फ़ाइज़ा ने मुस्कुराकर तारीफ़ की थी। थैंक यू। वैसे शाइस्ता आंटी कहाँ हैं? वो हल्के-फुल्के लहजे में बोली। मैम, मैडम तो कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद के लिए निकली हैं। ओह! वो करती रह गई। फ़ायज़ा, अब आप जा सकती हैं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ताबिश को कह दूँगी।
फ़ाज़िल सर हिलाकर चली गई। ओके मैम, गुड नाइट। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई थी, जबकि वो एक गहरी साँस भरकर आरामदेह अंदाज़ में कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरे में जगह-जगह फूलों के गुलदस्ते रखे थे, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स दिए लगाए गए थे, जो फ़िलहाल बुझे हुए थे। जबी ना जाने कब तकिए पर सर रखे वो नींद की वादियों में उतर गई थी। ताबिश एक गहरी साँस भरता अपनी बेटियों के कमरे में आया था, जो तारीकी में डूबा हुआ था। बोल की आवाज़ में जूतों की धमक पैदा करता बेड के नज़दीक आया। क्या बात है, आज मेरी बेटियाँ मेरा इंतज़ार किए बगैर सो गईं? वो बेड के सराहने पर बैठता हुआ बोला, जबकि वो दोनों फ़ौरन सोती बन गई थीं। प्रिंसेस नाराज़ हैं बाबा से? वानिया के सर पर हाथ फेरता वो मुस्कुराया, जिसकी आंखों में जंबिश सी हुई थी। रानिया भी बाबा से नाराज़ है। वो अब उठकर दूसरे बेड की जानिब आया। बेटा, बाबा शर्मिंदा है, मगर पिंकी प्रॉमिस में अपनी दोनों शहजादियों को पाकिस्तान टूर पर ज़रूर लेकर जाऊँगा। ठीक है, मगर दूसरी जानिब से नो रिस्पॉन्स। अच्छा भई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर यहाँ तो किसी को भी न्यू मामा से नहीं मिलना। वो उठा, मगर वो दोनों यूँ ही सोती बनी रहीं। बाबा अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं और अब हम मामा से सुबह मिलेंगे। वो दोनों के सर पर बोसा देता कमरे से बाहर निकल गया था। तो रानिया ने झट से आंखें खोली थी। रानिया झट से कंबल हटाती तेजी से बोली, नो वानिया, याद नहीं दादो ने क्या कहा था? वो कश्मगीन निगाहों से घूर कर बोली, मगर आज हमारी न्यू मामा आई हैं। वो उदास हुई। और दादो ने कहा था कि न्यू मामा बहुत गुस्से वाली हैं। अगर हमने अभी इन्हें डिस्टर्ब किया तो बाबा से शिकायत लगाकर इन्हें हमसे छीन लेंगी। वो बहुत ही मीठे अंदाज में दोनों बच्चियों की ब्रेन वॉशेस कर गई थी। मगर अभी तो बाबा आए हैं, वानिया ने मुंह बनाकर याद कराया। वानिया को याद ना, वापस लेट जाओ। वो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह डपट कर बोली, जबकि वो इसके आधे घंटे छोटी थी। ओके, मगर मैं मामा से ज़रूर मिलूंगी। वो चहक कर बोलती वापस लेट गई थी। ताबिश आहिस्ता से रूम का दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो मैडम साहिबा घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। बेड के नज़दीक आता वो कितने ही लम्हे इसके सराहने खड़ा इसके चेहरा देखता रहा। वह अभी मेकअप और ज्वेलरी में ही सो गई थी। दुर्रे बेगम, ये तो बड़ी गलत बात है। यूं ही सो गई? वह ताज्जुबी अंदाज में सोचता सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। थोड़ी देर में वो चेंज करता वापस रूम में आया। कितनी ही देर इसका दिलकश हसीन चेहरा नजरों में बसाए महज इसे ही निहारता रहा था। वो जो इसके माथे पर लब रखे पुरसुकून सा कुछ लम्हे ठहर गया था, इसके वजूद में होती जंबिश महसूस कर नरमी से पीछे होता फासले पर बैठ गया। उठ गई? वो नजरें चुराता ताबिश को देख नजदीक बैठ तेजी से उठी। हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? शोर मचाती धड़कनों पर बामुश्किल सवालिया बोली। मैं कुछ कहते कहते ताबिश खामोश हो गया था। वो मुंतशिर निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। तुम्हें पता है मैं इस समय का किस शिद्दत से इंतजार किया? वो इसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेता जज्बात से बोझल लहजे में बोलता बात का रुख बदल गया। तुम खुश हो ना? इसने नरमी से करीब करता वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत से बोला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लम्हे नाखुश हो सकती हूँ? ताबिश की आंखों में अगर मोहब्बत आया थी तो दुर्रे भी इसके इश्क में गोडे गोडे डूबे हुई थी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। इसे सीने से लगाए नरमी से कनपटी पे लब रखता वो आँखें मूंद गया था। खैर तुम बताओ, भूख तो नहीं लग रही? वो सर झटक कर बात बदल गया, जो अब बेड से उतरती सिंगार आईने के सामने बैठी थी। सामने वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, चेंज कर लो जब तक मैं फ़ायज़ा को खाने का बोल कर आता हूँ। वो इस बात में सर हिलाती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, चूड़ी उतार कर हल्की-फुल्की हो गई थी। कुछ ही देर में ताबिश मुलाज़िमा की हमराही में खाने की ट्रॉली के साथ कमरे में दाखिल हुआ, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। चलो लड़की जल्दी आ जाओ, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। वैसे भी खाना मैंने बहुत नहीं खाया। ट्रॉली एक तरफ रख कर सोफ़े पर बैठता वो मज़े से बोला तो दुर्रे मुस्कुरा कर सोफ़े के नज़दीक आई। क्यों नहीं खाया था भई, मैंने कहा था। लॉन के 3 पीस सूट में मलबूस दूल्हे चेहरे के साथ वो ख़ासी प्यारी लग रही। नहीं, मगर मैंने सोचा आज अपनी बीवी के साथ ही डिनर करूँगा। दूल्हे शहवार ने मुस्कुरा कर घूरा। अच्छा, अब क्या मुझे ही देखती रहोगी? चलो जल्दी से खाना शुरू करो। ताबिश के मुस्कुरा कर बोलने पर तो इसकी जानिब देखे गई। हल्की-फुल्की बातों के दरमियान हँस के मुस्कुराते वो दोनों खाना ख़त्म कर चुके थे। हेलो, उर्वा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मोबाइल कान से लगाए, पहले पहल तो वो ज़रा चौंक सी गई थी, मगर फिर चौंक कर ठहरी थी। ओह! तुम, कैसे याद कर लिया? चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट उभरी थी। वैसे तो आप इस काबिल नहीं हैं कि मैं आपको याद करूँ, मगर मुझे एक काम था आपसे, या यूँ कह लें आपकी हेल्प चाहिए थी मुझे। इनके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में हवा हुई थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी? दूसरी जानिब से की गई बात पर वो ज़रा नागवारी से बोली थी। क्योंकि मुझे पता है कि आप कभी भी इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती। मुकाबिल तंजिया मुस्कुराई। वो तो मैंने तुम्हें भी कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं किया। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई।
तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेकर बाहर निकलती वो कंधे उचका कर मुस्कुराई। खैर ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाह रही हो? वो मुद्दे पर आई। क्योंकि मुझे आपके बेटे से बदला लेना है। वो नॉर्मल अंदाज़ में बोली। तो लो जाकर मुझे क्यों मोहरा बनाना चाह रही हो? वो पल भर में इसकी खुशफ़हमी हवा कर गई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस खेल में जो चाल आप चल सकती हैं, वो कोई भी नहीं चल सकता। शाइस्ता बेगम आईब्रो उठाए। तो तुम क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो? वो जैसे कुछ समझना चाह रही थी। ओह प्लीज़! ऐसा सोचिएगा भी नहीं कि मैं आपकी इस नैरो माइंडेड बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने में दिलचस्पी रखती हूँ। मुझे तो बस अपनी बेटियाँ चाहिए। वो सुरूर सी मुस्कुराई। अच्छा तो ये बात है। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? लहजे में बेपनाह नफ़रत समोए वो अपने ही बेटे के खिलाफ तैयार हो गई थी। ठीक है, देखते हैं तुम क्या तीर मारती हो। मुस्कुराते लहजे में बोलती वो खटक से मोबाइल बंद कर गई थी। पागल बुढ़िया, वो सर झटक गई। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज अपने पूरे जाओ जलाल के साथ हाशमी मैंशन की चमचमाती इमारत पर नमूदार हुआ था। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त ताबिश और दोनों बच्चियां मौजूद थीं, जबकि वो अभी तक दुरे शवार का इंतजार कर रहे थे। फायजा देखो मैडम को इतनी देर क्यों लग रही है? कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालता वो संजीदगी से बोला। ओके सर। वो मौदब अंदाज में सर हिलाती दुर्रे को बुलाने की गर्ज से रूम की जानिब गई थी, जबकि वो रानिया वानिया की जानिब मुतवज्जा हुआ। बेटा आप दोनों ने अच्छे से मामा से मिलना है, इन्हें वेलकम करना है और बिल्कुल भी नाराज नहीं होना, ठीक है? वो सामने बैठी रानिया और वानिया को समझाने वाले अंदाज में बोला, जो अब वेल ड्रेस बाप को बिल्ली जैसी निगाहों से टुकर टुकर देख रही थी। ओके मामा, मगर बाबा, मगर हमने न्यू मामा के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। वानिया को नई फिक्र लाक हो गई थी। तो कोई बात नहीं मेरी जान, मामा के लिए तो आप दोनों ही बेहतरीन तोहफा हैं। ताबिश ने इन दोनों के मासूम से चेहरों पर नजर डालकर दिलासा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेज़ पर मौजूद तमाम नफूस बातों में ही मसरूफ थे कि बुलंद आवाज में सलाम करती दुर्रे शहवार हशाश बशाश सी मेज़ तक आई। डार्क ब्लू कलर का हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला शेफून सूट पहने नाजुक सी ज्वेलरी कान और गले में डाले वो खासी पुरजोश नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम मिसेस, आप यहाँ बैठें। ताबिश ने उठकर इसके लिए जगह बनाई। दुर्रे की तवज्जो अभी तक जीन्स शर्ट में मलबूस इन दोनों शहजादियों पर नहीं गई थी, जो अपनी न्यू मामा को मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुराई थी। थैंक यू। नरम निगाहों का तासुर देती वो पुष्ट पर बिखरे सिर की बाल दूसरे कंधे पर डालती मुस्कुराई। वेलकम टू होम मामा। ताबिश के इशारे पर वो दोनों अपनी चेयर छोड़कर भागकर इसके पास आती चौंकने पर मजबूर कर गई थी। मामा, इसने हवन्नकों की तरह नजर उठाकर ताबिश को देखा, जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ताबिश ये वो हैरत की ज्यादती से गंग लहजे में कुछ बोल रही थी। रानिया वानिया शाबाश मेरी जान, आप दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठें। दुरे की हवाइयां उड़ती देख ताबिश ने दोनों को हिदायत की तो वो ओके बाबा कहती वापस बैठ गई। दुरे नाश्ता करो। वो मुंह खोले बेयकीनी से ताबी का नरम तासुर देख रही थी, जो बहुत नामल नजर आ रहा था। तो क्या एक बार फिर वो धोखे की जद में आ गई थी? मामा आप बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल फेरी जैसी। वानिया पुरजोश लहजे में बोली थी। अपनी फैमिली में अपनी मामा का इजाफा होता देख वो दोनों तो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। बाबा की जान मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। चलो शाबाश, जल्दी से अपना जूस और नाश्ता फिनिश करें। ताबिश ने दूल्हे शहवार को आवाज भागता दे दोनों की तवज्जो बटाई। ओके बाबा, फिर क्या हम न्यू मामा के साथ घूमने भी जाएंगे? इस बार रानिया भी चहक कर बोली। इसकी मामा सिंड्रेला की मामा की तरह चुड़ैल तो हरगिज भी नहीं थी। क्यों नहीं मेरा बच्चा, जरूर जाएंगे, मगर पहले आप नाश्ता तो करो। इसकी सियाह आंखों में आंसू चमके थे। ताबिश ये सब क्या है? रूल्हे से लहजे में वो उम्मीद से बोली। दूल्हे शहवारी हमारी बेटियां हैं रानिया और वानिया। ताबिश ने इसका हाथ थामकर उम्मीद से देखा था कि शायद वो हमेशा की तरह इसकी बात को समझेगी, मगर वो झटके से हाथ छुड़ाती उठने लगी। दुरे प्लीज, तुम जानती हो इस घर का उसूल है, खाने की मेज का कोई भी छोड़कर नहीं जाता। जो भी बात है हम कमरे में चलकर करेंगे, अभी तमाशा नहीं बना। इसका हाथ सख्ती से थामता वो ऊना नरम लहजे में बोला, जिसकी आंखों में कांच की सी चुभन थी। उसूल ताबिश, वो धीमी सी आवाज में शिकवा की अंदाज में बोली, जबकि वो दोनों अपनी मामा की आंखों में आंसू देख कर शान हुई। बाबा मामा क्यों रो रही हैं? वानिया ने अफसरदगी से पूछा। नहीं मेरी जान, मामा रो बिल्कुल नहीं रही, बल्कि वो अपनी इतनी प्यारी प्यारी बेटियां देख इमोशनल जरूर हो गई हैं। ताबिश ने मुस्कुरा कर माहौल में छाया तनाव कम करना चाहा। मामा रोए नहीं प्लीज, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। वो अपनी जानिब से तसल्ली देने लगी। हाँ भाई दुर्रे, मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ताबिश इसे देख मुस्कुराया, जिसने चेहरे पर फिसलते आंसू बेदर्दी से रगड़ डाले थे। आप और आपकी बेटियां यहाँ आराम से बैठे, मेरा नाश्ता हो गया। दांत किचकिचा कर बोलती वो वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो गहरी सांस भर रह गया था। बाबा मामा हमसे नाराज हो गई हैं? वानिया मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, असल में मामा जरा थकी हुई हैं, इसीलिए जरा चिड़चिड़ी हो रही हैं। ताबिश ने मुस्कुराकर सरगोशियां लहजे में कहा। हाँ, मतलब आपने मामा को तंग किया है? वानिया की मासूमियत से कही बात पर वो एकदम कहका लगा उठा था। बेटा आपकी मामा पैदाइशी नकचिड़ी हैं। ताबिश मजीद शरारत से बोला। बाबा नेक्स्ट वीक से हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे, आप हमें घुमाने कब लेकर जाएंगे? वानिया कुछ याद आने पर आंखें पटपटा कर बोली। एक काम करते हैं, बस कल ही चलते हैं।
اور ماما کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فوری پروگرام ترتیب دے کر بولا، یاہو! آئی لو یو بابا۔ وہ دونوں چہک کر بولتیں، چیئر چھوڑ کر اسے لپٹ گئی تھیں، جس نے مسکرا کر ان کا سر چوما تھا، مگر چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ دردشوار کا ریئیکشن اس کی توقع کے برخلاف بہت زیادہ تھا۔ جاری ہے اگلا حصہ کل شام اسی وقت تک۔